Assalamu alaikum everyone. Today we're gonna start our new topic that is vitamins. Last video lectures में हमने अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लिया है. देन ये बायोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक है विटामिन्स. इसको आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें टू कैटेगरीज होती हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. उसमें से आज हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स को देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में ये टोटल हमारा 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा. इस पार्ट में हम फैट सोल्यूबल विटामिन देखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में वाटर सोल्यूबल. तो इसके अलावा क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं? टू डिस्क्राइब विटामिन, बेसिक से लेके चलेंगे. इसकी डेफिनेशन देखेंगे विटामिन्स की. विटामिन्स होते क्या हैं, इनकी नेचर कैसी है, केमिकल नेचर डिस्कस कर लेंगे. देन वी डिस्कस देयर बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस. हमारा मकसद क्या है इनको पढ़ने का, या आगे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट को किस तरह फुलफ़िल कर रहे हैं, और इनकी डेफिशिएंसी भी हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, फिजियोलॉजी ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कोएंजाइम्स इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे कोएंजाइम बहुत सारे इन्वॉल्व थे, बायोटिन वगैरह, विटामिन B12 और विटामिन के. तो ये जो विटामिन्स होते हैं दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज कोएंजाइम. इसको भी हम आगे देखेंगे. So what are vitamins? These are organic compound that cannot be synthesized by humans. अब ये human synthesize नहीं कर सकते, तो obviously हमें through diet इनको लेना होता है. The vitamins are broadly classified into two categories. जैसे कि मैंने पहले बताया, one is fat soluble and the other one are water soluble vitamins. फैट सोल्यूबल विटामिन्स में एग्जाम्पल आ जाती है विटामिन A, D, K एंड E की. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? यू कैन लर्न दिस बाय द टर्म एडीक. A, D, E एंड K. These all four are fat soluble vitamins. ओके, तो आगे चलते हैं. दे आर रिलीज, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद डाइटरी फैट. फैट सोल्यूबल हैं, फैट में इजली सोल्यूबल हो जाएंगे, तो डाइटरी फैट से हम इनको हासिल करते हैं. दे कैन बी स्टोर्ड इन दी लिवर एंड एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं एंड आर नॉट रेडिली एक्सक्रीटेड. हायर क्वांटिटीज में कॉज टॉक्सिसिटी. वाटर सोल्यूबल vitamins इंक्लूड फॉलिक एसिड, कोबालामीन, pyridoxine, thiamine, niacin, riboflavin, biotin, pantothenic acid and ascorbic acid. Ascorbic acid is vitamin C. B complexes इसमें आ गए हैं, और vitamin C हमारे पास वाटर सोल्यूबल में है. दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, डेट्स वाई टॉक्सिसिटी इज रेयर. वाटर सोल्यूबल हैं तो यूरिन से ईजिली पास आउट हो जाएंगे. हाउएवर डेफिशिएंसीज कैन अकर क्विकली. So here you can see very easy classification of vitamin: fat soluble and water soluble. Fat soluble A, D, E and K, and water soluble vitamin B complexes, in which thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, biotin, pantothenic acid, folic acid and cobalamin are included, and the last is ascorbic acid, which is vitamin C. Now let's see the biochemical and pharmaceutical importance of vitamins. Vitamins are not source of energy like carbohydrate, proteins and lipids. They are not source of energy. तो फिर इनका फंक्शन क्या है, हम इनको क्यों ले रहे हैं अपनी डाइट में? However, they play biochemical roles, particularly as coenzyme और cofactor for various enzyme. enzyme के basically दो parts होते हैं. एक जो है हमारे पास उनमें से ही एक कोएंजाइम, या जिसको हम कोफैक्टर बोल सकते हैं. प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस, ये फर्दर क्लासिफिकेशन होती है एंजाइम की, वो हम आगे एंजाइम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो एंजाइम के साथ ये अटैच होकर फंक्शन करते हैं एज अ कोएंजाइम और कोफैक्टर, और इन्वॉल्व होते हैं इन मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर एंड अदर वाइटल प्रोसेसेस. मोस्ट ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन फंक्शन एज कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप. जो वाटर सोल्यूबल हैं वो फंक्शन कर रहे हैं एज कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के.
of several enzymes involved in metabolism of macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स यही चीज़ें हैं सारी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिनको ये ब्रेक डाउन करवाएंगे इनटू सिंपलर यूनिट्स. Vitamins are essential for growth, maintenance and repair. सेल प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर में ही आ गई ये चीज़ें. रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज़ बाय बॉडी. माइक्रोग्राम से बेसिकली माइक्रोग्राम्स मिलीग्राम्स की क्वांटिटी में हम वाइटामिन का डेली इंटेक कर रहे होते हैं. हाउएवर देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज सीवियर डिजीज लाइक बेरी स्कर्वी, और ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं. फैट सोल्यूबल वाइटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कलर विजन, ये भी हम देखेंगे. विटामिन ए इसमें आ जाता है. ब्लड क्लॉटिंग, इसमें विटामिन के आ जाता है. ये भी हम देखेंगे कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में भी मसला होगा, आई विजन भी जा सकती है, बोन फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है ये, एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. दे ऑल्सो वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन ई की एग्जांपल इसमें आ जाएगी. स्टेरॉयड हार्मोन्स एज structural substances in tissues such as bone and blood. Some vitamins analogues are used as drugs. Therefore हम इसको फार्मास्यूटिकल के एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन बनाने में भी विटामिन यूज़ होते हैं. लाइक फॉलिक एसिड, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड, ये आ गया यहाँ पे इसका जिक्र. एनालॉग्स आर यूज्ड एज एंटी कैंसर एंड एंटीबायोटिक्स. कैंसरस जो ड्रग्स होती हैं उनमें फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है फॉर एंटी कैंसर ड्रग प्रिपरेशन. Multivitamins are frequently prescribed to pregnant, lactating mothers and older age people. इसमें ज़्यादातर फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ किया जा रहा होता है. ना अब जो हमारा मेन फोकस था फैट सोल्यूबल वाइटामिन, इसको आज हमें कवर करना है. तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन में ये जो ए डी ई एन के वाइटामिन हैं हमारे पास, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये हैं क्या और ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. विटामिन ए स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ, देयर आर रेटिनॉइड्स. रेटिनॉल मतलब इसमें एक अल्कोहल ग्रुप है. रेटिनॉइड्स के अंदर हमारे पास रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड है. रेटिनॉल क्या हो गया, इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है. रेटिनल, विटामिन ए विच इज़ एल्डिहाइड, एंड रेटिनोइक एसिड, इसके अंदर एसिटिक ग्रुप प्रेजेंट है. रेटिनॉल अ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग a beta ion ring with an unsaturated side chain. Retinol is found in animal tissues as a retinyl ester with long chain fatty acids. बेसिकली ये प्लांट सोर्स से हम ले रहे हैं. रेटिनॉल प्लांट में प्रेजेंट है. एनिमल्स में इसकी जो फॉर्म है कन्वर्जन के बाद वो हमें मिलती है रेटिनाइल ईस्टर. ये देखें बीटा आयोनिक रिंग स्ट्रक्चर, इसके साथ आइसोप्रेन यूनिट है और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. तो ये विटामिन का एक सिंपल से स्ट्रक्चर है. आगे देखते हैं. रेटिनल क्या हो गया, दिस इज दी एल्डिहाइड ड्राइव फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल. जब रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में. अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में. ऑक्सीडेशन के बाद रेटिनॉल की क्या मिला हमें, रेटिनल एंड रेटिनॉल कैन रेडली बी इंटर कन्वर्टेड. ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रहा है, रेटिनल. हम इसकी रिडक्शन करवा देंगे फिर से तो हमें क्या मिलेगा, रेटिनॉल. दे आर इंटर कन्वर्टेड. रेटिनोइक एसिड, दिस इज द एसिड ड्राइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल. फर्दर रेटिनल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा रेटिनोइक एसिड. रेटिनोइक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द बॉडी and therefore cannot give rise to either retinal or retinol. रेटिनोइक एसिड की इंटरकन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी में, यानी हम रेटिनोइक एसिड से रेटिनल विच इज़ एल्डिहाइड फॉर्म और रेटिनॉल विच इज़ अल्कोहलिक फॉर्म इसको नहीं बनवा सकते. बीटा कैरोटीन, प्लांट फूड्स कंटेन बीटा कैरोटीन विच कैन बी ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड in the intestine to yield 2 molecule of retinal. प्लांट डाइट से हमें मिल रहा है बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन जब इंटेस्टीन में जाएगा तो यहाँ पे इसकी बीटा कैरोटीन
डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन करवाएगा और ये इंटेस्टीन ह्यूमन इंटेस्टीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा टू रेटिनॉल मॉलिक्यूल्स में। यहाँ ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है विटामिन ए का। इसमें जो आर ग्रुप है, अगर यहाँ CH2OH होगा तो ये रेटिनॉल कहलाएगा। अगर इसकी जगह CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो ये रेटिनल कहलाएगा। और अगर इस आर की जगह COOH आ जाएगा तो ये रेटिनोइक एसिड कहलाएगा। चलें तो अब हम विटामिन ए के फंक्शन देख लेते हैं। विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल इज यूज्ड इन द विजुअल साइकिल। In the visual cycle, opsin bind to the 11 cis isomer of retinal. ओके तो ये ऑप्सिन क्या है? ऑप्सिन एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है डेट रिलेट टू द प्रोटीन मोइटी ऑफ द फोटो रिसेप्टिव मॉलिक्यूल रोडोप्सिन एंड इट्स एक्ट एज लाइट सेंसर। तो ये ऑप्सिन जो है वो बाइंड करेगा 11 cis आइसोमर से ऑफ रेटिनल की। देन लाइट कोजेज द कन्वर्जन टू द ऑल ट्रांस आइसोमर्स। ये जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये सिस में कन्वर्ट होंगे। ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो वीकली बाउंड होते हैं ऑप्सिन से। इनकी कन्वर्जन होगी 11 cis आइसोमर में और ये विजन में हेल्प करेंगे। रेटिनोइक एसिड that is required for maintenance of epithelial cell. रेटिनोइक एसिड एपिथेलियल सेल की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है। रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड विटामिन ए आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून फंक्शन। रेटिनाइल ईस्टर ये कन्वर्ट हो रहा है रेटिनॉल में। देन रेटिनॉल से रेटिनल की फॉर्मेशन हो रही है एंड वाइस वर्सा। एंड देन ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिस में कन्वर्ट होके हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करेंगे? ये मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ विजन, promotion of growth and differentiation and maintenance of epithelial tissue, gene expression। ये सारे जो हैं वो एक्शंस है एज डाइटरी कंपोनेंट्स। और एज थेरेप्यूटिक एजेंट ये हेल्प करेंगे सोरियासिस में, ट्रीटमेंट में सोरियासिस के। सम टाइप्स ऑफ जैसे कि इम्यून फंक्शन भी है इनका, तो सम टाइप्स ऑफ कैंसर और ल्यूकेमिया टाइप डिजीज़ में ही हेल्प करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में हेल्पफुल हैं, उसको फर्दर ग्रोथ होने से रोकेंगे। एंड इन 13 cis retinoic acid form they help in the treatment of acne। नाउ अब इसकी देख लेते हैं डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दिस इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्टी टू सी इन डिम लाइट। इफ प्रोलॉन्ग में लीड टू ज़ीरोफ्थैल्मिया। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या है? इरिवर्सिबल लॉस है इन द नंबर ऑफ विजुअल सेल्स, अल्टीमेटली रिजल्ट इन द ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाउ अब डिस्कस करते हैं सेकंड विटामिन को, विच इज़ विटामिन डी। द डी vitamins are a group of sterols that have a hormone like function. द एक्टिव मॉलिक्यूल विटामिन डी का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, और जिसको हम कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। binds to intracellular receptor proteins. The most prominent action of calcitriol or 125 dihydroxy cholecalciferol are to regulate the plasma levels of calcium and phosphorus। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन डी का? कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करना इन प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का पार्ट होता है। नाउ एंडोजीनस विटामिन प्रिकर्सर। अब ये विटामिन डी बनेगा कैसे? 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एंड इंटरमीडिएट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। क्या होगा यहाँ पे? जो कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूल, डेट इज 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। वही यहाँ पे विटामिन डी बनवाएगा। किस तरह? इज कन्वर्टेड टू कोलीकैल्सिफेरॉल in the dermis and epidermis of humans exposed to sunlight and transported to liver।
अच्छा, सिंपल इज़ दैट इसमें क्या हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल का ये मॉलिक्यूल है जिससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, in the presence of sunlight it is converted into cholecalciferol which is vitamin D3। अब हमें विटामिन D3 से विटामिन डी बनाना है। अच्छा, ये कहाँ पे हो रहा है ये सारा प्रोसेस? हमारी स्किन में। स्किन के ये पार्ट होते हैं डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे ये सब होगा, विटामिन डी की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होगी। देन ये जो कोलिकैल्सिफेरॉल है इन लिवर एंड ऑल्सो इन किडनी, ये बनाएगा विटामिन डी। डाइट के थ्रू हम कैसे ले सकते हैं विटामिन डी? इन द फॉर्म ऑफ अर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D2 फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट से जो हासिल होगा उसको हम अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D2 एंड कोलिकैल्सिफेरॉल विच इज़ विटामिन D3 फाउंड इन एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज से जो हमें मिल रहा है वो विटामिन D3 है, और उसका नाम क्या है? कोलिकैल्सिफेरॉल आर सोर्सेज ऑफ परफॉर्म्ड विटामिन डी एक्टिविटी। तो अर्गो कैल्सिफ्रॉल एंड कोलिकैल्सिफेरॉल में डिफरेंस क्या है? सिर्फ उसकी बॉन्डिंग का डिफरेंस है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल डबल बॉन्ड है एंड मिथाइल ग्रुप इन दी प्लांट स्टेरॉल। जो प्लांट फॉर्म है उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो जो भी अब तक हमने डिस्कस किया यहाँ पे उसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन की बात की कि विटामिन डी कैसे बनेगा। तो 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होगी कोलिकैल्सिफेरॉल की इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और डाइट से हम प्लांट की फॉर्म जो है, प्लांट सोर्स जो है वो अर्गोकैल्सिफेरॉल एज अ डाइट हम ले रहे हैं। देन ये स्किन ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होगा कोलिकैल्सिफेरॉल में, और यहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी इंटेस्टाइन से। देन ये क्या बनाएगा? विटामिन डी। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है विटामिन डी की इन लिवर एंड किडनी। फिर हमने इसके फंक्शन को डिस्कस किया था। तो फंक्शन में हमने बात की थी कि विटामिन डी जो है वो रेगुलेट करता है प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो वो किस तरह होता है? प्लाज्मा में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो बोन से और इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा इनटू द प्लाज्मा। तो ये किस तरह हो रहा है? प्लाज्मा में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई कैल्शियम की, तो थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे। देन दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल। Then calcium mobilization from bones increases and renal reabsorption of calcium also increases. In turn, renal excretion of calcium decreases and calcium absorption from intestine also increases. तो इस तरह बोन से और इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है वो प्लाज्मा में आएगा और फिर से इसका लेवल यहाँ मेंटेन हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल रिकेट्स। इसमें क्या होगा? डेफिशिएंसी है विटामिन डी की डेट रिजल्ट्स इन रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स। बोथ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। विटामिन डी मिनरलाइजेशन करवाता है बोन्स की, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका एक अहम किरदार है। तो विटामिन डी नहीं है तो बोन्स की डीमिनरलाइजेशन हो रही है। अडल्ट्स में भी, अगर अडल्ट्स में ये बीमारी आ रही है तो अडल्ट्स में डीमिनरलाइजेशन हो रही है, अडल्ट्स में अगर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। अगर चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेट कॉजेज रिकेट्स, ये भी इसमें भी क्या हो रहा है? डीमिनरलाइजेशन हो रही है बोन्स की। इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन रिजल्ट इन सॉफ्ट पैलिएट बोन्स। In osteomalacia, demineralization of pre-existing bones increases their susceptibility to fracture. तो जैसे कि मैंने बोला कि विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं वो मिनरल्स हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बोन्स में, तो डीमिनरलाइजेशन से क्या हो रहा है? बोन्स वीक हो रही हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी जो कंडीशन आ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वो है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। दिस इज क्रोनिक किडनी डिजीज कॉजेज डिक्रीज एबिलिटी टू फॉर्म एक्टिव विटामिन डी।
जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि किडनी से भी विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे डिक्रीज एबिलिटी है किडनी के पास टू फॉर्म एक्टिव विटामिन डी एज वेल एज इंक्रीज रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट। अब विटामिन डी जो था वो फॉस्फेट को और कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा था, विटामिन डी नहीं है, तो अब ब्लड प्लाज्मा में फॉस्फेट बढ़ रहा है और कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है। तो जो फॉस्फेट बढ़ रहा है इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर फॉस्फेटीमिया। ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो ईमिया का वर्ड इसमें आ रहा है। अब ब्लड के अंदर ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है, यानी कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो गया, क्योंकि वो बोन्स में एब्जॉर्ब है, बोन्स से वो ब्लड में नहीं आ रहा, जो कि हमने पीछे अभी पूरा डिस्कस किया है। तो ये इस कंडीशन को बोलेंगे ब्लड में कम है कैल्शियम, तो हाइपोकैल्सीमिया। द लो ब्लड कैल्शियम कॉजेज अ राइज इन पीटीएच। ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। पैराथायरॉयड हार्मोन को ये एक्टिवेट कर देंगे, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड एसोसिएटेड बोन डीमिनरलाइजेशन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू डीमिनरलाइजेशन होगी बोन्स की विद रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और कैल्शियम और फॉस्फेट जो है रिलीज होंगे।